नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव परिणाम के बाद मायावती का ट्वीट, बीजेपी को हराने की बीएसपी में जमीनी शक्ति। और यूपी के इस उपचुनाव में एक बार फिर से यह साबित किया कि केवल बीएसपी में ही यहां भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। तो यह ट्वीट बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि केवल बीएसपी में ही यहां बीजेपी को हराने की शक्ति, सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरीके से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह ट्वीट किया है। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, डबल इंजन सरकार की डबल जीत है। सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता और परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। तो जीत के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने न्यूज स्टेट पर बातचीत की। उन्होंने जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। दिनेश लाल यादव जी, इतना बड़ा गढ़ ढहा दिया, क्या कहेंगे? गढ़ कैसे ढाया? ये हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की जो बीजेपी की सरकार है, उसके कार्यशैली और उनके कार्य के द्वारा ही जनता ने प्रभावित होकर के और कमल खिलाया। उम्मीद थी कि जीत हासिल करेंगे? उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जैसे गरीब के लिए, किसान के लिए काम किया, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तो बीजेपी की सरकार को के उनके बदौलत ही यहाँ पे जीत हासिल हुई। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मैं जनता को देता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, और यहाँ जितने हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पूरी जनता है, इनको यही ये श्रेय जाता है। लोग कह रहे हैं कि जीत भले दिनेश लाल यादव गए हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच गुड्डू जमाली है। देखिए, जब मैदान में खेलने के लिए सब लोग उतरते हैं तो सब लोग अपनी अपनी पारी खेलते हैं। तो गुड्डू जमाली जी भी अच्छा लड़े, समाजवादी पार्टी के जो थे हमारे भैया धर्मेंद्र जी, वो भी अच्छा लड़े, पर जनता ने कमल को चुना है विकास के लिए, आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ कमल खिला। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस था कि घमंड था?
नहीं, ये उनकी साजिश थी, क्योंकि उनको पता था कि 3 साल तक वो जीतने के बाद यहाँ नहीं आए हैं तो आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, तो न खुद आए न खुद अपनी पत्नी को भेजा, छोटे भाई को भेज के यहाँ पे फंसा दिए। आप आजमगढ़ के सांसद हैं कि आर्यमगढ़ के सांसद हैं? मैं सेवक हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। आर्यमगढ़ कब हो रहा है ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, दिनेश लाल यादव ने सबसे पहले न्यूज स्टेट को अपना इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता की जीत है। और गुड्डू जमाली पर उन्होंने कहा है कि सब चुनाव लड़ते हैं, गुड्डू जमाली भी चुनाव लड़े हैं और उन्होंने भी अच्छे वोट हासिल किए हैं। सबने बढ़िया चुनाव लड़ा, लेकिन जीत एक को मिलती है और फिलहाल अपनी जीत का श्रेय इस जनता को और योगी मोदी को दे रहे हैं निरहुआ अपनी जीत का श्रेय। वीडियो एलिजाबेथ राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट आजमगढ़। रामपुर में चुनाव हारने के बाद आजम खान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आए और यहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी ले और ईमानदारी से चुनाव करवाए। कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आए और चुनाव की जिम्मेदारी ले यहां कराने की। दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज आकर यहां पर जाए, ईमानदारी से चुनाव कराए। दुनिया का मैं कहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आए, वो कराए यहां चुनाव और खुली चुनौती देते हैं। खुले मैदान में चुनाव हो जाए, अगर हार जाएंगे तो राजनीति का मैदान हमेशा के लिए चुनौती। आजमगढ़ हारने के बाद धर्मेंद्र यादव से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, नतीजा मन मुताबिक नहीं रहा, क्या वजह मानते हैं? क्या कोई बात नहीं, अब समीक्षा करेंगे। जो प्रथम दस्ता काउंटिंग के अंदर मैं देख पाया वो यही था, भाजपा बसपा प्रशासन शासन सबके गठबंधन थे। कल सुना बाबा जी भी बनारस में थे, तो ये सब चल रहा था। चलो चल के 4,500 से हरा लिए तो कोई बात नहीं, चुनाव हम भले ही हारे, हमारा मनोबल नहीं टूटा। हम लोग कुछ और विचार करेंगे, मेहनत करेंगे और देखेंगे कहाँ कमी रह गई। और जो पहला कारण मैं देख सकता हूँ वो गठबंधन है 200%। कह रहे हैं कि हारे हैं उसकी समीक्षा करेंगे और 2024 में फिर से बाउंस बैक करेंगे और आजमगढ़ की सीट जो है वापस जीतेंगे। वीडियो एलिजाबेथ राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट आजमगढ़। तो वहीं रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में आजम खान का किला ढह गया है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने एसपी प्रत्याशी को भारी मतों से शिकस्त दी है। ढह गया आजम का किला। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। घनश्याम लोधी 40,048 वोट से जीते। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान का किला ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। घनश्याम लोधी ने एसपी प्रत्याशी आसिम रजा को 40,000 से अधिक वोटों से हराया। कभी आजम खान के करीबी बताए जाने वाले घनश्याम लोधी ने ही रामपुर से आजम के किले में सेंधमारी की। डीएम रामपुर ने जीते हुए प्रत्याशी घनश्याम लोधी को जीत का प्रमाण पत्र दिया। मैंने बताया नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिलाया। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व सीट के नेता हैं उन्हें दूंगा और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा और जो हमारे आम जो छोटे कार्यकर्ता पूर्व स्तर तक के उनकी है ना, उनकी मेहनत आज रंग लेकर। भाई मैं तो देख रहा हूँ झूठी जीत तो नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ ईवीएम में भी थोड़ा वो कर लेंगे, ईवीएम कर लेंगे तो उनका देखिए लगभग 42,000 से ऊपर वोट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई है। अभी हमने उन्हें जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान कर दिया है। अब यहाँ से पुलिस को निर्देशित किया गया है कि सकुशल उनको अपने घर पे पहुंचाएं और किसी प्रकार का जुलूस आदि न निकले, इसकी भी हिदायत दी है। रामपुर में मिली करारी हार के बाद आरोपों का दौर जारी है। एसपी प्रत्याशी आसिम राजा ने प्रशासन पर आरोप लगाया।
लोकसभा उपचुनाव में अपनी साख बचाने की जुगत में जुटे आजम खान के चेहरे पर एसपी प्रत्याशी के हार के बाद मायूसी छाई है। वहीं बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। टीम न्यूज स्टेट। आजमगढ़ में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने एसपी के गढ़ को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। महाराजगंज में 15 राउंड की वोटिंग तक पिछड़ने के बाद निरहुआ ने जो रफ्तार पकड़ी तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। गंज में हाफिजपुर में रौना पार में कुछ ही देर में यह तय हो गया कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था उसे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ध्वस्त कर दिया है। आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ाई कभी भी आसान नहीं थी। बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच चुनावी लड़ाई हुई। कड़े मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली। सपा के पास तो अपना एक स्ट्रांग बेस था ही यहाँ पे, और भाजपा के पास भी सरकारी वो था, सारा एक सत्ता उनके पास थी। हमारे संगठन ने भी, पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी जी जान से चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को, हम लोग पूरी तरह से जनता को, ऐसा मैं समझता था कि हम लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, वक्त की भी कमी थी। आजमगढ़ के तिकोनिया मुकाबले में कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। आजमगढ़ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी। नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जन प्रतिनिधियों पर दबाव। तो चुनी सरकारों को तोड़ना यह है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। रामपुर उपचुनाव में हार के बाद आजम खान पुलिस पर जमकर बरसे। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह पुलिस वर्सेस कमजोर लोगों की लड़ाई थी। आजम खान साहब मेरे साथ हैं और आसिम राजा साहब भी उनके साथ हैं। अभी आजम खान साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि यह हार नहीं है। मैं सुबह जब 7 बजे पोलिंग स्टेशन मतगणना स्थल के सामने था तो कहा गया, मैंने ये बताया था कि ये आजम वर्सेस पूरी बीजेपी की लड़ाई है। एक तरफ आजम खान खड़े हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री के साथ उनके 16 मंत्री हैं। ये जीत और हार से ज्यादा आजम खान का चुनाव था। सर, ये आप ही का चुनाव देखकर लड़ा जा रहा था, इसलिए देखिए, ना 16 मंत्री ना 1600 मंत्री, ये चुनाव किसी का नहीं था। ये चुनाव था पुलिस वर्सेस कमजोर लोगों का चुनाव। ये चुनाव पुलिस ने लड़ा है। पुलिस की बर्बरता ने, उसकी जुल्म ने, उसकी नाइंसाफी ने यहाँ किसी की नहीं चली, बस लाठी और गोली की चली। किसी की नहीं, चुनाव किसी का नहीं था। सर, आसिम राजा भी इस सुबह चुनाव था ही नहीं। कहाँ चुनाव था? हम तो शुरू से कह रहे हैं ये चुनाव नहीं है। मतदान के दिन भी आपने कहा था और आपकी जो सीईओ हैं उनको भी आपने बताया था कि किस तरीके से इन्होंने घर में घुस के लोगों को वोट डालने से रोका है। आसिम रजा भी बार बार कह रहे हैं जहां 500 वोट होनी चाहिए थी वहां सिर्फ 5 वोट बढ़ी। हाँ, तो आप तो खुद ही हमारी बात कह रहे हैं, तो अब हम भी यही बता रहे हैं कि वोट डालने ही कहाँ दिया। बहुत मारा है। खैर चलिए, हम पिटने के तो काबिल हैं, हम पिटते चले आए हैं, पिटते रहेंगे। सर, अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार के लिए दोनों जगह नहीं आए, आपको लगता है कि उनकी कमी कहीं खली है? सर, नहीं,
यहाँ उनके न आने पर भी उनकी मौजूदगी रहती है और शायद रामपुर उनके लिए सैफई से ज्यादा मजबूत घर है। उनका उतना ही हक है उन पर भी, पर हमारा उन पर, रामपुर वालों पर। रामपुर वालों के दिल में बसती है साइकिल। लोकतंत्र में डंडे के लिए और घृणा के लिए कोई जगह होना नहीं चाहिए, मगर अब है तो है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, रामपुर न्यूज। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में भाजपा को हराने की काबिलियत नहीं है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की काबिलियत नहीं है। तो रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुब्बा। तो मुसलमानों को अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें, ऐसा ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वहीं उपचुनाव में प्रचंड जीत पर बीजेपी में खुशी की लहर है और इस जीत के लिए योगी सरकार के मंत्रियों ने जनता को बधाई दी है। भारी बहुमत से जीत हुई है। मैं दोनों लोकसभा सीटों की आम जनता को, मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, वो जनता से विमुख हो चुके हैं। जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं। ये दो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, लगातार विजयश्री इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता 2024 में 80 की 80 सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाली। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी जी की लोकप्रियता है, योगी जी की लोकप्रियता है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं जो गांव तक पहुंची, और क्षेत्रवाद वंशवाद पार्टियों को जनता जनार्दन ने नकार दिया है और राष्ट्रवाद को वोटिंग दिया है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा हुआ, जातिवाद क्षेत्रवाद को नकार कर राष्ट्रवाद को विजय बनाया है। और गरीब कल्याण योजनाएं, मोदी योगी जी की लोकप्रियता, जिसके कारण आज प्रचंड जीत हुई है। और मैं जनता जनार्दन को उनका आशीर्वाद जिस प्रकार मिल रहा है हम सबको, और उनके लिए भी हम संगठन और सरकार दोनों मिलकर सेवा करेंगे, विकास करेंगे, उनके घर घर तक जाएंगे। मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और संगठन के विशेष कौशल के कारण रामपुर की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत परिश्रम करके वहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में दो पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सीबीआई ने यूपी सरकार से पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी है। दोनों पूर्व अफसरों पर गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप लगा है। तो रिवर फ्रंट निर्माण के समय आलोक रंजन मुख्य सचिव और दीपक सिंघल सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे। बाद में दीपक सिंघल प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। गौरतलब है कि तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में दोनों आईएएस उनके काफी करीबी पावरफुल माने जाते थे। रिवर फ्रंट के निर्माण के दौरान चैनलाइजेशन और रबर डैम के बारे में जानकारी हासिल करने वाले दीपक सिंघल और आलोक रंजन ने कई देशों की यात्रा की थी। इतना ही नहीं, आलोक रंजन रिवर फ्रंट का काम निपटाने के लिए बनी हुई टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे। आलोक रंजन ने टास्क फोर्स की 23 बैठकें की थी। दीपक सिंघल ने 20 से 25 दौरे किए थे। आरोप है कि बैठकों और दौरों में दोनों अफसरों को कोई गड़बड़ी क्यों नहीं दिखाई दी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएचयू हॉस्टल में छात्र का शव मिला है। आईआईटी बीएचयू मैकेनिकल डिजाइन के छात्र का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्र का शव मिला है और आपको बता दें ये छात्र आईआईटी बीएचयू में मैकेनिकल डिजाइन के अध्ययन कर रहा था और बीएचयू हॉस्टल में ये छात्र का शव मिला है।
तो IIT BHU में मैकेनिकल डिजाइन का छात्र था जिसका ये शव मिला है और छात्रों ने, जो कि बाकी छात्र थे छात्रावास के, वो पहुंचे थे और उन्होंने गेट खोला। कई दिनों से ये शव पड़ा था, जिसके बाद वहां से बदबू आने लगी थी और उसके बाद जब छात्रों ने इस गेट को खोला तो वहां पर छात्र का शव पड़ा मिला। बुलंदशहर में चोरों पर पुलिस का शिकंजा कसा है और 20,000 के इनामी बदमाश चंदन और दीपक को गिरफ्तार किया गया। इन चोरों ने बंद पड़े मकानों के ताले तोड़कर चोरी की थी और यह बदमाश बुलंदशहर, दिल्ली, नोएडा, मेरठ सहित आसपास के जिलों में वारदातों को अंजाम देते थे। बदमाशों के पास से तमंचा, सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के और मोटरसाइकिल बरामद हुई। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में बिस्तर पर लेटे मरीज का खैनी मलते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मरीज के हाथ में ग्लूकोज की बोतल लगी है। वीडियो वायरल होने के बाद आज हुई छापेमारी में तंबाकू, सिगरेट, गुटखे पाए गए और इसको लेकर सरकारी अस्पताल में चालान भी काटे गए। हरदोई मेडिकल कॉलेज में बना ऑक्सीजन प्लांट खराबी के चलते बंद है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई संचालित न होने के चलते गंभीर मरीजों को लखनऊ शिफ्ट किया जाता है। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य का कहना है कि तकनीकी समस्या के चलते ऑक्सीजन प्लांट बंद हुए हैं, जिन्हें सही करने के लिए इंजीनियर लगे हैं और जल्द ही फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ 4 हैं और 2 में कुछ प्रॉब्लम है, सैचुरेशन नहीं पूरा एक्वायर कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है लेकिन सैचुरेशन में थोड़ी कमी रह जा रही है, जिसके लिए इंजीनियर लगे हुए हैं। और पहले बता रहे थे कि जियोलाइट की कमी है, जियोलाइट भरवा दिया गया है। कोरोना महामारी के बाद हरदोई मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जिसमें से एक ये मेरे पीछे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जो कि पीएम केयर फंड के द्वारा लगाया गया था, जो कि अभी भी बंद चल रहा है। आईसीयू वार्ड में इसका कनेक्शन है, ऑक्सीजन वार्ड में सप्लाई नहीं हो रही है। तीमारदार परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ जब भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाता है। हरदोई से आमिर खान, न्यूज स्टेट। देश में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन तमिलनाडु की महाबलीपुरम में होने जा रहा है। 28 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाले इस 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले रविवार को आगरा पहुंच गई और रिले के आगरा पहुंचने पर उसका मेहताब बाग स्थित सेल्फी पॉइंट पर जोरदार स्वागत किया गया। तो रिले के मेरठ से आगरा पहुंचने पर ग्रैंड मास्टर वंथिका अग्रवाल इसे थामे हुए थी। मेयर नवीन जैन और डीएम प्रभु एन सिंह ने उसका स्वागत किया। तो शतरंज ओलंपियाड में 187 देशों के 2200 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। शतरंज रिले को पहली बार निकाला गया और अब हर शतरंज ओलंपियाड से पहले उसकी रिले निकालने की शुरुआत भारत से ही होगी। ओलंपियाड मशाल का आज आगरा आगमन हुआ है। ये आगरा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिसको शुरुआत करी हो दिल्ली से और हजारों किलोमीटर चलकर इसका समापन होना है और आगरा में आकर और ताजमहल के पीछे से और इसका एक बड़ा एक कार्यक्रम कर रहा है यहाँ पर। ये आगरा के लिए सौभाग्यशाली दिन है। राम मंदिर के निर्माण का काम जोरों पर है। 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को लेकर निर्माण कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हजारों श्रद्धालु हर रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी नया आयाम मिल रहा है। वहीं सीएम योगी के द्वारा राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद उसके भी निर्माण में तेजी आई है। 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा पर उसको सुविधा देने के लिए श्रद्धालुओं को जो उसी परिक्रमा को करते हैं उसको ठीक ढंग से बनाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ गुप्तार घाट से लेकर के और नए घाट तक जो है बंधा का निर्माण भी है। जहां छूटा हुआ था वहां हो रहा है। भविष्य में उस पर गुप्तार घाट से लेकर के और नए घाट तक आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय है।
गोरखपुर में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और इसी कड़ी में हर रविवार को जिले के सभी थानों पर दुराचारी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में रजिस्टर हिस्ट्री शीटर की क्लास ली जाती है और हर रविवार को थानों पर लगने वाले इस दुराचारी सभा में उस एरिया के सभी चिन्हित हिस्ट्री शीटर में से कम 25% का वेरिफिकेशन होता है। एक बार में जो हिस्ट्री शीटर थाने पर नहीं पहुंचता उसे दूसरे रविवार को बुलाया जाता है। अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार नए नए प्रयोग करती है। इसी श्रृंखला में एक नया प्रयोग इसमें गोरखपुर के सभी थानों पर हो रहा है। हर रविवार को यहाँ पे दुराचारी सभा का आयोजन किया जाता है। दुराचारी यानी कि जो हिस्ट्री शीटर होते हैं उस थाने के, उनको थाने पे बुलाया जाता है। थाने पे बुला करके उनको बैठाया जाता है और एक क्लास उनकी लगती है कि जब वो हिस्ट्री शीटर थे उसके पहले क्या काम किया करते थे और अब जब जमानत पे बाहर हैं, अपने घर पे हैं, तब का क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से परिवार का पालन कर रहे हैं, क्या अपराध में कहीं लिप्त हैं या नहीं लिप्त, तमाम चीजों के बारे में इनसे बातचीत की जाती है, इनको समझाया जाता है और साथ ही पुलिस की मदद करने के लिए भी इनसे अपील की जाती है। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।